हाय गाइस, मेरा नाम है ऋषभ गोयल और आप देख रहे हैं मेरी डीए की प्लेलिस्ट डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। इस प्लेलिस्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेकरेंस रिलेशन। रेकरेंस रिलेशन होता क्या है? रेकरेंस का मतलब होता है कि जो हमारा बार बार अकर हो रहा है, जो हमारा खुद ही चीज़ अपने फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहा है, जो हमारा फंक्शन रीअकर हो रहा है किसी और इनपुट के साथ या फिर सेम इनपुट के साथ। When an algorithm contains a recursive call to itself, हमारा कोई ऐसा एल्गोरिथम हो जो अपने फंक्शंस को दोबारा रिकर्सिवली कॉल कर रहा है, मतलब हमारे फंक्शन को दोबारा बार बार कॉल कर रहा है बिना उसको पूरा डिफाइन करे, वो सीधा उस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर लेता है। इट इज़ एन इक्वेशन दैट अलाउज अस टू कंप्यूट द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस फ्रॉम प्रीसीडिंग टर्म्स। एक ऐसी रेकरेंस रिलेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जो हमारे को कोई nth वैल्यू निकालने में मदद करती है हमारी पिछली टर्म्स को यूज़ करके। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास टी nth इज इक्वल्स टू 1 है व्हेन n इज इक्वल्स टू 1 एंड टी nth इज इक्वल्स टू 2t ऑफ n बाय 2 प्लस n इफ n इज ग्रेटर देन 1। ये एक एग्जांपल है। जैसे इस इक्वेशन को इस लाइन को समझने के लिए हमें कोई भी nth वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हम अपने प्रीवियस वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। जैसे हम इधर हम n/2th वैल्यूज़ को यूज़ करके tnth निकाल रहे हैं, और इसको हम रिकर्सिव कॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि हम देख सकते हैं हमारा जो tn है वो दोबारा हमारे इसी फंक्शन को tn/2 की फॉर्म में दोबारा कॉल कर रहा है। ठीक है। रेकरेंस रिलेशन और ऑलवेज ऑफ द फॉर्म tn इज इक्वल्स टू at n/b प्लस f ऑफ n। tn एक फंक्शन है, tn/b भी एक फंक्शन है और f ऑफ n भी एक फंक्शन है, और a और b इधर कॉन्स्टेंट्स है। लिख देता हूँ यहाँ पर a, b आर कॉन्स्टेंट्स। tn और f ऑफ n हमारा फंक्शन है। हमारे पास 3 मेथड होते हैं रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा रिकर्सिव ट्री मेथड, और तीसरा मास्टर थ्योरम मेथड और मास्टर थ्योरम। अब हम सबसे पहले देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो सब इसी टॉपिक्स पे आते हैं कि हमें रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना है या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज़ करके, या रिकर्शन ट्री मेथड को यूज़ करके, या फिर मास्टर थ्योरम को यूज़ करके। वैसे मोस्टली टाइम मेंशन होता है कि हमें कौन सी चीज़ को यूज़ करके रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना है, पर अगर कोई मेंशन नहीं हो तो फिर हम कोई भी मेथड को यूज़ करके हमारे रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम देख रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन के मतलब से ही हमें समझ में आ रहा है कि हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। हम पहले एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है tn इज इक्वल्स टू 1 फॉर n इफ n इज इक्वल्स टू 0 एंड t ऑफ n इज इक्वल्स टू tn माइनस 1 प्लस 1 इफ n इज ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। अब हमारे को इस रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि हमारे पास हमें पता है कि एक क्वेश्चन गिवन है tn इज इक्वल्स टू t ऑफ n माइनस 1 प्लस 1। अब इसकी इक्वेशन की वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले tn माइनस 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। tn माइनस 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर हम इस इक्वेशन में n माइनस 1 को पुट कर दें तो हमारे पास tn माइनस 1 आ जाएगा। तो n को अगर हम n माइनस 1 पुट कर दें इन इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इस इक्वेशन में अगर हम n की जगह n माइनस 1 पुट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? t ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल्स टू t ऑफ n माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1। देख सकते हैं n की जगह n माइनस 1 हमने पुट कर दिया है, तो t ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई? t ऑफ n माइनस 2 प्लस 1। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब अगर हम सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशन की वैल्यू, tn माइनस 1 की वैल्यू अगर हम इधर डाल दें tn की वैल्यू में, तो इसे हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग tn माइनस 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इसकी वैल्यू अगर हम इसमें डालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? t ऑफ n इज इक्वल्स टू t of n minus 2 plus 1 plus 1 which is equals to t of n minus 2 plus 2। ठीक है, t of n।
अब टी ऑफ एन की वैल्यू आ गई टी ऑफ एन माइनस टू प्लस टू। अब हमें फिर टी ऑफ एन माइनस टू की वैल्यू निकालनी है। टी ऑफ एन माइनस टू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें टी ऑफ एन माइनस टू डाल के हमारे, या फिर इस इक्वेशन में टी ऑफ एन माइनस टू डाल के। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 3 ले लेता हूँ। नाउ पुटिंग एन की जगह एन माइनस टू इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, टी ऑफ एन माइनस टू इज इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस थ्री प्लस 1। अब ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हमारे पास टी ऑफ एन माइनस टू की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किस इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में। ठीक है, पुटिंग वैल्यू, ये इक्वेशन 4 है, पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। ठीक है, क्या वैल्यू आएगी, टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस थ्री प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास टी ऑफ एन माइनस थ्री प्लस 3। अब हम देखेंगे, हम ऐसे करते चले जाएंगे। टी ऑफ एन की जगह पहले हमारे पास टी ऑफ एन माइनस वन था, उसको हमने पुट करा, टी ऑफ एन माइनस टू आ गया, फिर हमारे पास एन माइनस थ्री आ गया, फिर हमने उसकी वैल्यू निकाली। अब हम टी ऑफ एन माइनस थ्री की वैल्यू निकालेंगे, फिर हमारे पास एन माइनस फोर हो जाएगा, और इधर फिर वन ऐड हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ऐसे अगर हम इसको सॉल्व करते रहेंगे तो हमारे पास एंड में एक वैल्यू आएगी, टी एंड में हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस के प्लस के। ये मैंने कैसे लिखा कि हम इसमें देख सकते हैं एन की वैल्यू हमारे पास, यहाँ पर एन माइनस वन थी क्वेश्चन में, फिर हमारे पास एन माइनस वन की वैल्यू डाली तो एन माइनस टू आ गई, फिर उसके बाद एन माइनस टू की वैल्यू डाली, एन माइनस थ्री हो गई, ये कम हो जा रही है, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री। अब फिर उसके बाद एन माइनस फोर आएगी, 5 आएगी, ऐसे जाते जाते एन माइनस के आ जाएगी, और 1 ऐड हो जा रहा है। पहले हमारे पास यहाँ पर 1 था, फिर आया हमारे पास यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 आया, फिर यहाँ पर हमारे पास 3 आया, ऐसे करते करते 4 5 एक एक वैल्यू ऐड हो रही है। तो हम इसको अगर के टर्म तक लेके जाएं तो ये आएगा हमारे पास टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस के प्लस के एट केथ टाइम। ठीक है, के टाइम पे हमारे पास वैल्यू आ गई टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस के प्लस के। अब हमें पता करना है कि हम के की वैल्यू कैसे निकालें। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक एक वैल्यू कम हो जा रही है, तो कोई ऐसा एक टाइम आएगा जब ये वाली वैल्यू या फिर 1 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, या फिर उसके बाद और नीचे जानी शुरू हो जाएगी। हमें पता कैसे चलेगा, हम इसको कहाँ जाके रोकें। अब इसको हमें पता लगता है क्वेश्चन से। अब क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 इफ एन इज इक्वल्स टू 0। अगर एन की वैल्यू इधर 0 होगी तो हमारे पास टी ऑफ 0 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम इसमें से एक एक वैल्यू घटाए जा रहे हैं तो इसको हम लास्ट टी ऑफ 0 तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बाउंड्री कंडीशन क्या दे रखी है, टी ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1। इधर से हम देख सकते हैं इफ एन इज इक्वल्स टू 0 है तो हम लिख सकते हैं टी ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये बाउंड्री कंडीशन है हमारी। इसका मतलब हम इसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं, एन माइनस के को 0 तक। तो एन माइनस के को हम इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं, एन की वैल्यू के बराबर हो गई। ठीक है, अगर हम इस वैल्यू को, जो हमारी वैल्यू है, इसको हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हम लिख सकते हैं टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू टी ऑफ 0 प्लस एन। टी ऑफ 0 की वैल्यू पता हमें 1 होती है, दैट इज 1 प्लस एन। ये हमारा रेकरेंस रिलेशन सॉल्व हो गया। टी ऑफ एन की वैल्यू हमारे को एन की टर्म्स में मिल गई है। अब हमें कॉम्प्लेक्सिटी बतानी होती है कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी। वो हम बताते हैं कि जो भी हमारे पास फंक्शन होता है, जैसे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आई है 1 प्लस एन, जो भी हमारे पास वैल्यू आई है उसमें जो भी मैक्सिमम एन वैल्यू होती है, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसमें एन की टर्म्स में, उसको हम उसका ऑर्डर बताते हैं या फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताते हैं। इधर 1 प्लस एन है तो हम कांस्टेंट को हटा सकते हैं, हमें सिर्फ एन की टर्म्स में बतानी है, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, एन है। तो हम कह सकते हैं टी ऑफ एन इज बिग ओ ऑफ एन। ये हमने कॉम्प्लेक्सिटी बताई, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, बिग ओ, ओमेगा, थीटा, कुछ भी। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक और एग्जांपल लेके आपको एक बात समझाता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक और एग्जांपल को लेके सॉल्व करता हूँ। जैसे हमारे को मान लो क्वेश्चन गिवन है टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1, एन इज इक्वल्स टू 1, 2t n by 2 प्लस एन इफ एन इज ग्रेटर देन 1। ठीक, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन मैं ये पूरी कोशिश करूंगा आपको सारे मेथड्स बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है,
अब हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, ये वाला बाउंड्री कंडीशन हम देख सकते हैं, n इज इक्वल्स टू 1 पे हमें वैल्यू 1 दे करके हम लिख सकते हैं डायरेक्टली t ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि n इज इक्वल्स टू 1 पे हमें 1 गिवन है। और दूसरा रेकरेंस रिलेशन जो हमें सॉल्व करना है वो है 2t(n/2 + n if n इज ग्रेटर देन 1। अब हमारे को t ऑफ n को सॉल्व करना है। पहले हम t ऑफ n/2 की वैल्यू निकालेंगे ताकि हमें t ऑफ n मिल पाए। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, n/2 हम डाल सकते हैं इस इक्वेशन में, तो हमारे पास t ऑफ n/2 की वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर हम इक्वेशन 1 ले लें तो पुटिंग n की जगह n/2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इसकी जगह हम n/2 डालेंगे तो ये आ जाएगा t ऑफ n/2 विच इज इक्वल्स टू 2 ऑफ n/2 की जगह इधर आएगा n/2 तो यहाँ पर पहले से ही था, n की जगह n/2 डालेंगे इधर तो ये n/2 प्लस n/2। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा, t ऑफ n/2 इज इक्वल्स टू 2t, नीचे ही आ जाएगा t ऑफ n/4 प्लस n/2। t ऑफ n/2 की हमारे पास वैल्यू आ गई इक्वेशन 2। अब हम इस इक्वेशन को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हम t ऑफ n/2 की वैल्यू इसमें लिख पाए और t ऑफ n की वैल्यू निकाल पाए। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम इसमें डालेंगे तो वैल्यू आएगी t ऑफ n इज इक्वल्स टू 2 ऑफ t ऑफ n/2 की वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं इधर से, विच इज 2t(n/4 प्लस n/2। ये वैल्यू हमने इसके यहाँ रिप्लेस कर दी, प्लस n इसका एज इट इज आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, t ऑफ n इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर t ऑफ n/4 प्लस n प्लस n। अब हम देख सकते हैं हमारे पास t ऑफ n किस फॉर्म में आ गया, t ऑफ n/4 की फॉर्म में। अब हम n/4 की वैल्यू निकालेंगे, फिर रिप्लेसिंग n/4 इंस्टेड ऑफ n इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम वापस वो डालेंगे n/4 की वैल्यू, तो क्या आएगा हमारे पास, t ऑफ n/4 इज इक्वल्स टू 2t ऑफ n/4, 2 पहले से ही नीचे था, मल्टीप्लाइड बाय n/2 प्लस n/4। इसको सॉल्व करेंगे, t ऑफ n/4 इज इक्वल्स टू 2t ऑफ n/8 प्लस n/4, ठीक है। हमारे पास t ऑफ n/4 की वैल्यू आ गई। इस t(n/4) की वैल्यू को हम किस में रिप्लेस करेंगे, इस वाली वैल्यू इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे, इक्वेशन 3 में। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, t ऑफ n की वैल्यू आ जाएगी। फिर आएगी सब्स्टिट्यूटिंग, इसको मैं इक्वेशन 5 ले लेता हूँ, इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 3, ठीक है। इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो वैल्यू क्या आएगी, t ऑफ n इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर t ऑफ n/4 की वैल्यू हम डाल सकते हैं 2t(n/8 प्लस n/4 प्लस में पहले से इसमें क्या था 2n था, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, t ऑफ n इज इक्वल्स टू 2 क्यूब t ऑफ n/8 प्लस 2 स्क्वायर इंटू n/4 प्लस 2n। 2 स्क्वायर और 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 2 क्यूब t ऑफ n/8 प्लस 2n। अब हम एक पैटर्न इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, हर बार हमारे पास कोई ना कोई पैटर्न बन रहा होगा और बस हम उसे ऑब्जर्व करना होगा। यहाँ क्या पैटर्न बन रहा है, अब हम देख सकते हैं हमारे पास t ऑफ n की वैल्यू कैसे पैटर्न बना रही है। सबसे पहले जब हमने t ऑफ n/2 की वैल्यू डाली थी तो हमने देखा हमारे पास t ऑफ n कैसे आ रहा था, 2 स्क्वायर t ऑफ n/4 प्लस 2n। फिर उसके बाद अगर हमने t ऑफ n/4 की इसमें वैल्यू डाली तब हम देख सकते हैं हमारे पास tn कैसे फॉर्म कर था, 2 क्यूब t ऑफ n/8 प्लस, सॉरी ये 2n है, 3n हो जाएगा, ये 2n प्लस n 3n, ये 3n। हम देख सकते हैं हमारे पास हर बार n की वैल्यू एक एक से बढ़े जा रही है, और जो यहाँ पर ये है t ऑफ n की वैल्यू, ये हमारे पास 2 क्यूब ऑफ t ऑफ n/8, 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का क्यूब। सिमिलरली इधर हम कैसे लिख सकते हैं, 4 की जगह हम लिख सकते हैं
2 का स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं हमारे पास कैसे फॉर्म हो रहा है। पहले हमारे पास टी ऑफ एन आ रहा था 2 स्क्वायर, टी ऑफ एन बाय 2 स्क्वायर प्लस 2n। अगली बार आ रहा है 2 क्यूब, टी ऑफ एन बाय 2 क्यूब प्लस 3n। इसका मतलब अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करते रहेंगे आखिरी तक तो हमारे पास टी ऑफ एन किस फॉर्म का आ जाएगा। अगर हम इसको के टाइम तक सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टी ऑफ एन फॉर्म का आ जाएगा 2 की पावर के टी ऑफ एन अपॉन 2 की पावर के प्लस के ऑफ एन। ये वैल्यू के है हमारी, जो हमारी के चेंज होता रह रहा है, पहले 1 था फिर 2 हो गया फिर 3 हो गया, ऐसे बढ़ते बढ़ते हम के टर्म तक जाएंगे तो कुछ के हो जाएगा, जो हमें भी पता नहीं है, हम आगे देखेंगे कि के कैसे निकालेंगे। फिर उसके बाद ये भी हमारा के एन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इस फॉर्म का हमारा टी ऑफ एन आ चुका था। अब हम देखते हैं कि जो हमारे एन अपॉन 2 की पावर के है, हमारे क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशन हमें क्या गिवन थी कि टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 एट एन इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब टी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1, ये हमारी बाउंड्री कंडीशन हमें गिवन है। इसका मतलब जो हमारी टी ऑफ एन बाय 2k की वैल्यू है, जो अंदर एन बाय 2k की वैल्यू है, वो हमारी लास्ट 1 तक जा सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे एन को किसी चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा कम होता जाएगा। कम होते होते वो लास्ट कहाँ तक जाएगा, हमारी बाउंड्री कंडीशन तक जाएगा, दैट इज टी ऑफ 1। इसका मतलब जो हम एन बाय 2k की वैल्यू लास्ट 1 तक लेके जा सकते हैं। एन बाय 2k इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब एन इज इक्वल्स टू 2 की पावर k। इस टाइप की वैल्यूज़ को निकालने के लिए हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। लॉग ऑफ एन इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2 के नीचे आ जाता है। अगर आपको प्रॉपर्टी पता हो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम लॉग ए की पावर कुछ बी होती है तो हम जो ये बी है इसको नीचे लिख सकते हैं यहाँ पर बी इंटू लॉग ऑफ ए। ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की। होपफुली आपको पता होगी ये प्रॉपर्टी, तो वैसे मैंने बता दी है, ये याद रखनी होती है हमेशा हमें प्रॉपर्टी, काफ़ी जगह हमारे को यूज़ आती है। ठीक है, उसके बाद हम लॉग एन ले चुके हैं। के की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, लॉग एन। लॉग 2 है, ये हमेशा 1 होता है, तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, लॉग एन। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे 2 की पावर लॉग एन टी ऑफ 1 प्लस के की जगह हम डाल सकते हैं लॉग एन दिस इंटू एन। ये हमारा क्या आ गया, टी ऑफ एन। अभी हमारा रेकरेंस रिलेशन सॉल्व हो चुका है। टी ऑफ 1 की वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं, 2 की पावर लॉग एन 1 प्लस लॉग एन इंटू एन। अब हमें एक और प्रॉपर्टी पता है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम 2 को रिप्लेस कर सकते हैं ऊपर और एन को नीचे ला सकते हैं। एन लॉग ऑफ 2 प्लस एन लॉग एन। ये भी एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि हमारे पास अगर a log b है तो हम इन दोनों को चेंज कर सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b की पावर log a। अब हमें पता है log 2 हमारा 1 होता है, log 2 क्योंकि बेस 2 होता है हमेशा, ये हमारे हर जगह बेस 2 है। यहाँ पर भी log हम चला रहे हैं, ये बेस 2 है। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं n प्लस एन लॉग एन। अभी हमारी n की फॉर्म में आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि हमें अगर कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है तो जो हमारे पास n की फॉर्म में टर्म्स आई है उसमें हमें हमारे पास सबसे मैक्सिमम n लेना होता है, जो भी हमारी सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। मैंने आपको पहले भी ग्रोथ ऑफ फंक्शन में पढ़ाया था कि n log n हमेशा n से बड़ा होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं n में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमेशा कुछ बड़ी चीज़ होगी। तो इसका मतलब हम टी ऑफ n को लिख सकते हैं हमारा बिग O ऑफ n log n। ठीक है, इससे क्वेश्चन हमारा से सॉल्व हो गया। होपफुली अब आप आगे जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट हम मेथड देखते हैं हमारा रिकर्सिव ट्री मेथड। रिकर्सिव ट्री मेथड में हम ट्री मेथड्स को यूज़ करके हमारा रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करते हैं। पहले बेसिक एग्जांपल से आपको रिकरेंस रिलेशन समझाता हूँ कैसे होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर 1 गिवन है एट n इज इक्वल्स टू 0 और t ऑफ n माइनस 1 प्लस n गिवन है एट n ग्रेटर देन 0। अब हम इसे रिकर्सिव ट्री मेथड से सॉल्व करना है। रिकर्सिव ट्री मेथड में हम देखते हैं हमारे पास पहले क्या है, n है। अब हम इस n को t ऑफ n माइनस 1 में चेंज कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं, n को हम n माइनस 1 में तोड़ सकते हैं और हम कहते हैं n को n माइनस 1 तोड़ने में हमारे को कितनी कॉस्ट लगी। इसको हम कॉस्ट भी कह देते हैं, स्टेप्स भी कह सकते हैं। वो क्या होता है, वो हमारे पास जो भी एडिशन में टर्म होती है
उस फंक्शन को छोड़ के जो भी हमारी एडिशन में टर्म होती है वो हमारी उसकी कॉस्ट होती है। जैसे हमारे को n से जब हमने ये वाले फंक्शन को करा टी एन इज इक्वल टू टी एन माइनस वन प्लस एन, एन को हमने n माइनस वन में तोड़ा तो हमारी कॉस्ट कितनी लगी, n कॉस्ट लगी। उसको हम अलग से लिख लेते हैं। अब जब हमारे पास इस पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या कंडीशन होगी, टी ऑफ n इज इक्वल टू टी ऑफ n माइनस वन प्लस एन। ठीक है, अब हम n माइनस वन को फिर तोड़ सकते हैं। n माइनस वन को हम कैसे तोड़ सकते हैं, अगर हम इस इक्वेशन में टी ऑफ n माइनस वन डालें, दिस इज इक्वल टू टी ऑफ n माइनस टू प्लस n माइनस वन। ठीक है, अब हम टी ऑफ n माइनस वन को किस में तोड़ सकते हैं, टी ऑफ n माइनस टू में। अब इसको लिख लेंगे हम n माइनस टू। ठीक है, अब हम टी ऑफ n माइनस वन से n माइनस टू में जाने के लिए, n माइनस वन से n माइनस टू में जाने के लिए हमारे पास कितनी कॉस्ट लगी, n माइनस वन। ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे अगर n माइनस थ्री के लिए, तो हमारे पास कितनी कॉस्ट लगेगी, देख लेते हैं इसके लिए भी। टी ऑफ n माइनस वन की जगह हम क्या डालेंगे, n माइनस टू, n माइनस टू डालेंगे तो फिर हमारे पास आएगा n माइनस थ्री इज इक्वल्स टू, सॉरी n माइनस टू इज इक्वल्स टू टी ऑफ n माइनस थ्री प्लस n माइनस टू। ठीक है, हमारे पास कितनी कॉस्ट लगी, टी ऑफ n माइनस टू को ब्रेक करने के लिए, टी ऑफ n माइनस टू को टी ऑफ n माइनस थ्री की फॉर्म में ब्रेक करने के लिए हमारे पास कॉस्ट कितनी लगी, n माइनस टू। इसके साइड हम लिख लेंगे n माइनस टू। ऐसे हम करते रहेंगे तो हमारे कहाँ तक जा सकते हैं, हमारी बाउंड्री कंडीशन तक जा सकते हैं। वो क्या है, n इज इक्वल्स टू ज़ीरो तक जा सकते हैं। हम उसको ज़ीरो तक लेके जा सकते हैं बाउंड्री कंडीशंस को। और ये कहाँ तक जाएगा हमारा, वन तक। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आखिरी कंडीशन क्या होगी। जैसे अगर हमारे पास टी ऑफ आखिरी में क्या डल रहा होगा, अगर हम n माइनस टू डालते हैं तो हमारे पास n माइनस थ्री के स्टेप की कॉस्ट आ जाती है। वैसे इससे पहले क्या आया होगा, वन आया होगा। टी ऑफ वन डालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, टी ऑफ वन इज इक्वल्स टू टी ऑफ ज़ीरो प्लस, इनकी जगह हमने वन डाला है। ठीक है, टी ऑफ ज़ीरो हमारे को पता है क्या है, वन है। दिस इज इक्वल्स टू वन प्लस वन टू। टी ऑफ वन क्या आ गया, टू आ गया। पर हम देख सकते हैं टी ऑफ वन को टी ऑफ ज़ीरो में तोड़ने के लिए कितनी कॉस्ट लगी है, वन लगी है। ठीक है, ऐसे इसका मतलब हमारी टोटल कॉस्ट को हम ऐड कर लेते हैं हमारी कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए। टोटल कॉस्ट को ऐड करते हैं, क्या था हमारा n प्लस एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू प्लस एन माइनस थ्री। इसको हम ऐड करते रहेंगे कहाँ तक, वन तक। देख सकते हैं जैसे हमारा यहाँ पर पहले n था, फिर n माइनस वन आया, n माइनस टू आया, ऐसे करते करते हम लास्ट तक कहाँ तक गए, वन तक गए। अब इस कॉस्ट को हम ऐड करेंगे, हम इसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इन सबको ऐड करना है। इसको हम उल्टा करके लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस, इसको हम कहाँ तक प्लस कर रहे हैं, n तक प्लस कर रहे हैं। लिख लेते हैं n माइनस थ्री प्लस n माइनस टू प्लस ये टू और थ्री प्लस n माइनस वन प्लस n। हमें पता है क्या है, सम ऑफ n टर्म्स है। सम ऑफ n टर्म्स का सम हमें पता है क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स का सम होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई टू। इसमें अब मैंने बताया था कि हमें जो भी सबसे मैक्सिमम n की टर्म होती है हमें उसे लेना होता है। इधर सबसे मैक्सिमम n की टर्म क्या है, n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर हमारा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। हम इसको n स्क्वायर बाय टू प्लस n बाय टू भी ले सकते हैं, पर कॉम्प्लेक्सिटी की टर्म्स में कांस्टेंट से कोई मैटर नहीं होता, तो हम डायरेक्टली सिर्फ n स्क्वायर ले सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास इस केस में टी ऑफ n क्या आया, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क्वेश्चन और ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे हमारे पास टी ऑफ n गिवन है वन एट n इज इक्वल्स टू वन और टू टी n बाय टू प्लस n एट n ग्रेटर देन वन। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको ढंग से समझाने के लिए। जैसे अब हमने इसको n से स्टार्ट करना है, n हम देख सकते हैं हमारा किस में ब्रेक हो रहा है, टू टी n बाय टू प्लस n। हमारा n ब्रेक हो रहा है दो n बाय टू की टर्म्स में, और कॉस्ट क्या लग रही है उसको इन दोनों टर्म्स में कन्वर्ट करने की, n। हमारा जो टी ऑफ n है वो ब्रेक हो रहा है दो टी ऑफ n बाय टू में, एक n बाय टू ये रहा, एक n बाय टू ये रहा, ये हमारा दो टी n बाय टू में ब्रेक हो रहा है। और इन पूरी की कॉस्ट कितनी लग रही है, n लग रही है, ये कॉस्ट है हमारी। ठीक है, यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, टी ऑफ n इज इक्वल्स टू टू टी ऑफ n बाय टू प्लस n। ठीक है, अब हम इनको अलग अलग देखेंगे। अब हमारा टी ऑफ n बाय टू को अगर हम ब्रेक करें,
इसमें हम n की जगह n/2 डाल लेते हैं ताकि हमें समझ आए कि हमारा t ऑफ n/2 कितने में ब्रेक हो रहा है। n की जगह n/2 डालेंगे तो 2t n/4 प्लस n/2, ठीक है। अब हम देख सकते हैं हमारा जो n/2 है वो दो t ऑफ n/4 में ब्रेक हो रहा है एट अ कॉस्ट ऑफ n/2। तो हमारा जो t ऑफ n/2 है वो दो t ऑफ n/4 में ब्रेक हो रहा है। सिमिलरली इसी n/2 को भी हम सेम कंडीशन से ब्रेक कर सकते हैं n/4 और n/4, ठीक है। ये हमारा दोनों n/4 में कन्वर्ट हो गए, पर हम देख सकते हैं जो हमारा एक n/2 है, हमारे एक n/2 को कन्वर्ट करने के लिए हमें कॉस्ट देनी पड़ रही है n/2। तो इसका मतलब इस n/2 को दो n/4 में कन्वर्ट करने के लिए कॉस्ट क्या होगी इस पूरे की n/2, और इस n/2 को भी कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कॉस्ट क्या होगी n/2। तो टोटल स्टेप में कितनी कॉस्ट लगी हमारी n/2 प्लस n/2 दैट इज n, ठीक है। अब हम n/4 को देखते हैं ब्रेक कैसे होगा। ये ट्री मेथड है कि हमारा किस तरह ये ट्री फॉलो हो रहा है, ये कुछ ट्री की फॉर्म में बनता रहता है ना, इसीलिए हम इसे ट्री मेथड कहते हैं। अब हम n की जगह n/2 फिर डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा t ऑफ n/4 प्लस 2t n/8 प्लस n/4, ठीक है। हमने n/2 की जगह n की जगह n/4 पुट करा है, या फिर कह सकते हैं इस वाली इक्वेशन में दोबारा n/2 डाला है। तो हम देख सकते हैं हमारा n/4 किस में ब्रेक हो रहा है, सॉरी इक्वल टू है 2t n/8 में ब्रेक हो रहा है, जिसकी कॉस्ट क्या लग रही है n/4। n/4 हमारा किस में ब्रेक हो रहा है, एक n/8 में ब्रेक हो, दो n/8 में ब्रेक हो रहा है, और इसको ब्रेक करने की कॉस्ट क्या है n/4। सिमिलरली ये वाला n/4 भी हमारा n/8 में ब्रेक हो जाएगा, और इसकी कॉस्ट क्या आएगी n/4। ये वाला भी हम ब्रेक कर सकते हैं, ये वाला भी ब्रेक कर सकते हैं, इसकी कॉस्ट भी क्या आएगी n/4, और इसकी कॉस्ट भी क्या आएगी n/4। तो टोटल कॉस्ट इस स्टेप की क्या होगी, हमारे पास 4 बार n/4 है ना, तो इसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी n/4 प्लस n/4 प्लस n/4 प्लस n/4 विच इज इक्वल्स टू n ही आ जाएगा, ठीक, ये n ही आ जाएगा ना, 4 इंटू n/4 इज इक्वल्स टू n। तो हम देखेंगे हमारा हर स्टेप पे क्या कॉस्ट आ रही है, n कॉस्ट आ रही है, और ये हमारा कब तक जाएगा, अभी n/8 है, अगला ये n/16 में ब्रेक हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे ही हमेशा आगे चलता रहेगा। पर ये कब तक चलेगा, हमारी बाउंड्री कंडीशन तक चलेगा। बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारी, n इज इक्वल्स टू 1 तक। इसका मतलब जब तक ये हर जगह 1 नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा। और हमारी कॉस्ट कब तक चलेगी, कॉस्ट हमारी मेन पॉइंट है, क्योंकि हमें कॉस्ट से ही देखना होता है हमारा क्या कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। कॉस्ट हम देखेंगे हमारी कुछ के टाइम तक चलेगी, हमें पता नहीं कि केथ वैल्यू कौन सी है। केथ वैल्यू पे हमें ये तो पता है कि हमारा 1 आ जाएगा, पर हमें पता नहीं हमारी केथ वैल्यू क्या होगी। तो हमें कह देंगे के टाइम तक n आता रहेगा, कॉस्ट तो n ही रहेगी, कॉस्ट को n ऐड करेंगे तो हम टोटल कॉस्ट क्या लिख सकते हैं, n प्लस n टिल के टाइम्स विच इज k इंटू n। अब हमें इस k की वैल्यू निकालनी है ताकि हमारे को पूरी हमारा कॉम्प्लेक्सिटी का पता कर पाए। k की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एक तो हमारे पास तरीका होता है कि हम हाइट ऑफ ट्री निकाल लें। हम देख सकते हैं हमारा अगर हाइट ऑफ ट्री का मेथड हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारी हर स्टेप पे कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो सेम आ रही हो, कॉस्ट जो है वो सेम आ रही हो, तभी हम हाइट ऑफ ट्री यूज़ कर सकते हैं। आप नॉर्मली वैसे भी समझ सकते हैं कि अगर हर स्टेप की n आ रही है या फिर सेम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, सेम कॉस्ट आ रही है, तो हम क्या करते हैं n को उसकी ट्री की हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी एंड कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए। इस ट्री की हाइट क्या होगी, इस ट्री की हाइट हमें पता है log n होती है ट्री की हाइट, ट्री की हाइट होती है log n। और बेस पता करने के लिए हम क्या पता करते हैं कि हमारा जो भी ये n है ये कितनों में डिवाइड हो रहा है। n हमारा डिवाइड हो रहा है n/2 में, फिर n/4 में। इसका मतलब जो हमारा n है वो हर बार 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर पहले 2 से डिवाइड हुआ, फिर 2 से डिवाइड हुआ, फिर 2 से डिवाइड हुआ। इसका मतलब हमारा जो बेस होगा वो 2 होगा। और हाइट हमने n क्यों कही, क्योंकि हमारा n से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने n कहा है। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि ट्री की हाइट हम कैसे निकालते हैं, मैं बता देता हूँ। हाइट ऑफ ट्री हम कैसे बताते हैं, हाइट ऑफ ट्री हमेशा लॉग ऑफ जिससे स्टार्ट हो रहा है, ट्री किससे स्टार्ट हो रहा है n से, तो ये हमेशा n आएगा। और उसका बेस पता करने के लिए हम क्या पता करेंगे कि हमारा जो n है वो किससे डिवाइड हो रहा है। n हमारा यहाँ पर 2 से डिवाइड हो रहा है,
फिर दोबारा 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर दोबारा 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब हमारा 2 की पावर में डिवाइड हो रहा है n, तो बेस क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ये हमारी हाइट ऑफ ट्री हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास एक तो मेथड है कि हम इसकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालें, दैट इज हाइट ऑफ ट्री को मल्टीप्लाई कर दें हम सिंगल कॉस्ट से। ठीक है, हाइट ऑफ ट्री क्या आ गई हमारे पास, लॉग ऑफ n बेस 2 इंटू सिंगल कॉस्ट क्या है n, तो हमारे पास टोटल कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, लॉग n टाइप की आ गई। ठीक है, और एक हमारे पास तरीका जो हम यहाँ पर देख रहे थे कि हमें k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमारा जो n है वो बाय टू में ब्रेक हो जा रहा है, दैट इज n अपॉन 2 की पावर k की फॉर्म में हमारा n ब्रेक हो जा रहा है। लास्ट टर्म हमारी 1 है, इसका मतलब n/2 हमारा लास्ट में क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये हमने देखा है कि हम इसको कैसे वैल्यू निकालते हैं, n इज इक्वल्स टू 2 की पावर k, फिर इसको लॉग ले लेते हैं तो हमारी k की वैल्यू क्या आ जाती है, लॉग ऑफ n आ जाती है बेस 2। तो हम इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और हमारे पास आ जाती है वैल्यू n इंटू लॉग ऑफ n। तो हम अब हमारे पास एक ही टर्म है तो यही हमारा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, टी ऑफ n इज इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ n लॉग n। ठीक है, अब जो मैंने आपको ट्री की हाइट वाला मेथड बताया था वो हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास हर स्टेप की कॉस्ट सेम आ रही हो। हमारे एक की कॉस्ट लेंगे और उसको ट्री की हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, या हमारे पास नॉर्मल मेथड यही है कि हर कॉस्ट को हम ऐड करें और उसके बाद हम उसकी k की वैल्यू को फाइंड करें। k की वैल्यू हमने इसमें कैसे फाइंड करी, जैसे हमने देखा हमारा n/2 हमारा 2 की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर 2 में डिवाइड हो गया, फिर 2 में डिवाइड हो गया, इसका मतलब हमारा n किस फॉर्म में डिवाइड हो रहा है, n अपॉन 2 की पावर k में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ से देख सकते हैं n डिवाइडेड बाई 4, फिर n डिवाइडेड बाई 8, हर बार 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो हमारा n अपॉन 2 की पावर k, हमने कि k टाइम तक चलाया। अब हमारी बाउंड्री कंडीशन क्या थी, जब हमारी ये वाली आखिरी वैल्यू 1 हो जाए, जब हमारे पास n इज इक्वल्स टू 1 हो जाए, हमारी बाउंड्री कंडीशन थी। तो हमारे पास n अपॉन 2k की वैल्यू 1 हो जानी चाहिए आखिरी में, तो k की वैल्यू हमारे पास log n आ गई। ठीक है, होपफुली अब आप जो भी रिकर्सिव ट्री के मेथड के क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व कर सकेंगे। अगले क्वेश्चन हम देखेंगे मास्टर थ्योरम को कैसे सॉल्व करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं मास्टर थ्योरम। मास्टर थ्योरम हमारा जनरली एक फार्मूला बेस्ड थ्योरम है, हमें इसमें फार्मूलाज याद करने होते हैं, तो हम कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि मास्टर थ्योरम से हम सॉल्व ना कर पाएँ। हम देख सकते हैं मास्टर थ्योरम में स्टार्टिंग कैसे होती है, एक हमारे पास होता है फंक्शन, इस फॉर्म का होता है हमेशा टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू ए इंटू टी ऑफ एन बाई बी प्लस फंक्शन ऑफ एन की पावर के लॉग ऑफ एन की पावर पी। हमेशा अगर इसी फॉर्म का हमारे पास कोई हमें रेफरेंस रिलेशन दिया होगा तो ही हम उसे मास्टर थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ए हमेशा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और पी क्या है, पी एक रियल नंबर है। ठीक है, पहली कंडीशन हम लेते हैं, अगर हमारी ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी की पावर के होती है तो हम रेकरेंस रिलेशन को डायरेक्टली लिख सकते हैं, टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू थीटा ऑफ एन की पावर लॉग ए टू द बेस बी। ठीक है, अगली कंडीशन है, अगर ए हमारा इक्वल टू हो जाए बी की पावर के तो हम तीन कंडीशनों में से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर पी की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है, पी की वैल्यू इक्वल टू -1 है और लेस देन -1 है। ग्रेटर देन -1 पे ये होता है हमारा थीटा ऑफ एन की पावर लॉग ए टू द बेस बी इंटू लॉग ऑफ एन की पावर पी प्लस 1। इक्वल टू -1 पे n की पावर लॉग ए टू द बेस b लॉग ऑफ n, और p की पावर लेस देन -1 पे थीटा ऑफ n की पावर लॉग ए टू द बेस b। अगली कंडीशन है हमारे पास, अगर a लेस देन b की पावर k हो तो भी हमारे पास दो कंडीशन डिवाइड हो जाती है, p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और p लेस देन इक्वल टू 0। p अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमारे पास t ऑफ n किस फॉर्म का हो जाता है, थीटा ऑफ n की पावर k लॉग ऑफ n की पावर p, और अगर p सिर्फ लेस देन 0 है तो t ऑफ n इज इक्वल्स टू थीटा ऑफ n की पावर k। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फॉर्मूले हमें याद करने हैं, तो हम ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो अगर मास्टर थ्योरम से सॉल्व ना हो सकता हो, बस हमें चेक करना है कि वो हमेशा इस फॉर्म का
गिवन हो, हम हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हमें गिवन है टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू 2 की पावर n प्लस n बाई टी ऑफ n बाई 2 प्लस n, टी ऑफ n बाई 2 प्लस n। अब हम देख सकते हैं हमारा किस फॉर्म का है, a टी ऑफ n बाई b प्लस फंक्शन ऑफ n की पावर k लॉग n की पावर p। पर हमारे पास a जो है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1, पर ये हमारा कांस्टेंट नहीं है, ये हमारा फंक्शन है n की फॉर्म में, तो हम इसे मास्टर थ्योरम से सॉल्व नहीं कर सकते। अगला हमारे पास एग्जांपल है टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू 64 टी एन बाई 2 माइनस एन स्क्वायर। अब हमारे पास इधर a तो कांस्टेंट है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी है, b भी कांस्टेंट और ग्रेटर देन 1 है, पर हमारे पास यहाँ पर प्लस होना चाहिए था और हमारे पास इधर क्या है माइनस, तो इसका मतलब ये भी हमारा मास्टर थ्योरम के हिसाब से मास्टर थ्योरम की फॉर्म का नहीं है, तो हम इसे मास्टर थ्योरम से सॉल्व नहीं कर सकते। अगला हमारे पास टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू टी ऑफ एन बाई 2 प्लस साइन ऑफ एन। इधर हम देख सकते हैं हमारे पास ए भी कॉन्स्टेंट है 1, बी भी कॉन्स्टेंट है 2, प्लस भी है, लेकिन जो हमारा आगे एन है वो एक साइनोसॉइडल फंक्शन है। साइनोसॉइडल फंक्शन कैसे वर्क करता है, पहले ऊपर पॉजिटिव रहता है और नीचे नेगेटिव। एज वैल्यू बिकम्स नेगेटिव द फंक्शन कैन नॉट बी फॉलो मास्टर थ्योरम। हमारी जो साइन एन की वैल्यू है वो एक बार नेगेटिव भी आती है, तो नेगेटिव आती है तो हमारा प्लस का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस के साइन में, तो फिर वो हमारा मास्टर थ्योरम का फॉर्म नहीं रहेगा, तो हम उसको मास्टर थ्योरम से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे पास टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू टी ऑफ एन बाई 2 प्लस 1 बाई एन आता है। अब 1 बाई एन को हम कैसे लिख सकते हैं, एन की पावर -1, 1 बाई एन को हम लिख सकते हैं एन की पावर -1, पर हमने देखा हमारा n की पावर जो k है वो k हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इस केस में k ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारा मास्टर थ्योरम की फॉर्म में नहीं है। अगला है हमारे पास टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू 0.5 टी ऑफ एन बाई 2 प्लस एन। इसमें हमारा जो a है वो लेस देन 1 है, तो इसका मतलब वो भी हमारे मास्टर थ्योरम की फॉर्म का नहीं है। अगला हमारा एग्जाम्पल हमारा टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू √2 टी ऑफ एन बाई 2 प्लस लॉग एन। इसमें हमारे पास n की पावर, हम इसमें n की पावर 0 कह सकते हैं, जो कि हमारा k इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब वो भी कंडीशन ट्रू है। p भी हमारा इधर 1 है, p भी हमारा इधर 1 है, वो भी कंडीशन ट्रू होगी कि p रियल नंबर होना चाहिए। b इधर हमारा 2 है, दैट इज ग्रेटर देन 1, और √2 की वैल्यू भी हमारी, हमें पता है √2 की वैल्यू क्या होती है 1.4, तो वो भी हमारा a की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये वाली पूरी कंडीशन हमारी मास्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग है, तो हम इसको मास्टर थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। मास्टर थ्योरम इज एप्लीकेबल हेयर। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हम मास्टर थ्योरम को कैसे सॉल्व करते हैं। मास्टर थ्योरम का एक एग्जांपल है, अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारी मास्टर थ्योरम की कंडीशंस को ट्रू प्रूफ कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहले हम चेक करेंगे कि हमारी मास्टर थ्योरम्स की जो भी कंडीशंस हैं उसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। जैसे हम देख सकते हैं हमारे पास a की वैल्यू क्या है इधर 2, a हमेशा हमारा क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसका मतलब हमारी a की वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है। t ऑफ n बाय b, b इधर क्या है हमारा 2, b इज इक्वल्स टू 2 है, इसका मतलब ये भी हमारी b की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि b हमेशा हमारा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। उसके बाद n की पावर k लॉग ऑफ n की पावर p, n की पावर k, n की पावर इधर हमारी क्या है 1 है, इसका मतलब k की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो हमारी k की कंडीशन को भी ट्रू कर रहा है, क्योंकि k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए था, इधर वो ट्रू है। उसके बाद हमारा लॉग ऑफ n की हमारे पास टर्म नहीं है, इसका मतलब जो भी लॉग ऑफ n की पावर होगी वो 0 होगी, इसका मतलब p हमारे इधर क्या होगा 0 होगा, तो p 0 इक्वल्स टू हमारा एक रियल नंबर है, तो इसे भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा मास्टर थ्योरम है। मास्टर थ्योरम से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इधर देखते हैं हमारी a निकालते हैं और b की पावर k की वैल्यू निकालते हैं। a हमारा 2 है, b की पावर k की वैल्यू क्या है 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू, इसका मतलब हमारा a इज इक्वल्स टू b की पावर k है। अब हमने देखा है a इज इक्वल्स टू b की पावर k आने पे हमारे पास 3 कंडीशन डिवाइड हो जाती है, p ग्रेटर देन 1 p इज इक्वल्स टू -1 की और p लेस देन -1 की। इस कंडीशन में हमारे पास p 0 है, इसका मतलब हमारा p क्या है ग्रेटर देन -1 है। ग्रेटर देन -1 में हमारा t ऑफ n किस फॉर्म का हो जाता है, थीटा ऑफ n की पावर लॉग a टू द बेस b इंटू लॉग ऑफ n की पावर p प्लस 1।
इसका मतलब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम इसकी वैल्यूज़ डाल लेते हैं। थीटा ऑफ एन की पावर लॉग ए की वैल्यू हमारी 2 है, बी की वैल्यू भी 2 है, इंटू लॉग ऑफ एन की पावर पी प्लस 1, पी की वैल्यू 0 प्लस 1, विच इज़ थीटा ऑफ लॉग ऑफ 2 द बेस 2 1 हो गया, एन इंटू 0 प्लस 1 1 हो गया, लॉग एन। इसका मतलब हमारा टी ऑफ एन किस फॉर्म का आ गया, थीटा एन लॉग एन का आ गया। इसमें दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एन लॉग एन की। मास्टर थ्योरम से काफ़ी आसान हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। बस इसमें मुश्किल ही क्या होती है, मास्टर थ्योरम्स के फॉर्मूलों को याद रखना। अगर आपको फॉर्मूले ढंग से याद है तो आप बड़ी आसानी से ही डायरेक्टली उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड कर सकते हैं। अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, मास्टर थ्योरम से सॉल्व हो सकता है। मतलब ये बड़ा मुश्किल हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस को पता करना कि पहले से ही मास्टर थ्योरम में सॉल्व होंगे नहीं होंगे। हमें इस क्वेश्चन को मास्टर थ्योरम के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू टी ऑफ एन की पावर 1/2 प्लस लॉग एन। हम रूट को 1/2 से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इधर क्या करते हैं, जो हमारा एन है उसको हम m ले लेते हैं, 2 की पावर m ले लेते हैं। टेक n इज इक्वल्स टू 2 की पावर m। अब हम n को 2 की पावर m ले लेते हैं, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं t इंटू 2 की पावर m इज इक्वल्स टू t इंटू 2 की पावर m बाय 2, क्योंकि 1/2 से पहले मल्टीप्लाई था, प्लस लॉग ऑफ 2 की पावर m, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको देखेंगे कि अभी भी ये हमारा मास्टर थ्योरम में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो हम इसमें फिर एजम्पशन लेते हैं कि हम 2 की पावर m जो है t की फॉर्म में, हम इस पूरे को ही एक और अदर वेरिएबल लेते हैं s ऑफ m। अब हम इसको इसमें रिप्लेस करते हैं। ये देखने में काफ़ी ऐसा लगता है कि याद करने वाला तरीका है, तो हाँ ये याद करने का ही तरीका है। इस टाइप के क्वेश्चंस बड़े मुश्किल हो जाते हैं पेपर में सॉल्व करने, पर आप इसका एक तरीका देख सकते हैं कि हमारे पास अगर पावर की फॉर्म में गिवन हो तो हम कुछ इस टाइप से इसको सॉल्व करते हैं कि हमें n की वैल्यू को 2m से रिप्लेस करना होता है, 2 की पावर m से। उसके बाद अगर फिर भी वो हमारा मास्टर थ्योरम में कन्वर्ट नहीं होता तो हम उस पूरे फंक्शन को ही एक अदर वेरिएबल s ऑफ m जैसे ले लिया मैंने, उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। अब मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, t ऑफ 2 की पावर m s ऑफ m में कन्वर्ट हो गया। अब इधर 2 की पावर m/2 की वैल्यू निकलेगा, अगर इधर हम m की जगह m/2 डाल लेंगे तो हमारे पास 2m/2 आएगा, और इधर क्या आएगा s ऑफ m/2। तो इसकी वैल्यू को हम s ऑफ m/2 से रिप्लेस कर सकते हैं, s ऑफ m/2 प्लस इसको हम प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं। हमने कहा था कि अगर log a की पावर b है तो हम b को नीचे ला सकते हैं, और log 2 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्टली m लिख सकते हैं, ठीक है। log 2 तो हमारा 1 हो जाएगा, m हमने नीचे ले आए तो डायरेक्टली m हो गया। अब हमें देख सकते हैं ये एक रेकरेंस रिलेशन का फॉर्म बन चुका है, क्योंकि a हमारा 1 है, b 2 है, इधर हमारा n की जगह हमने m ले रखा है, m की पावर k, m के पावर k हमारा 1 है, तो इसका मतलब वो भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और p की वैल्यू 0 होगी, वो भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हमारे पास ये रिलेशन बन गया जो कि हमारा एक मास्टर थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम इसको मास्टर थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसमें a की वैल्यू लिख लेते हैं, हमारे पास 1 है क्योंकि यहाँ 1 होगा, b की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है। इसकी पावर k होगा, k की वैल्यू 1 है, और हमारे पास लॉग के टर्म ही नहीं है, लॉग के टर्म नहीं है तो मतलब उसकी पावर क्या होगी, 0 होगी। अब हम a और b की पावर k को कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, और b की पावर k की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। इसका मतलब a इज लेस देन b की पावर k। इस क्वेश्चन में हमारे पास a क्या है, लेस देन b की पावर k। a लेस देन b की पावर k में मैंने आपको बताया था हमारे पास फिर से दो कंडीशंस आती हैं, p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और p लेस देन 0। इधर क्या है हमारे पास, p इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 हमारा इसी फॉर्म में आता है, जब ग्रेटर देन होता है उसी के साथ इक्वल टू भी होता है। तो इस पॉइंट पे हमारे पास थीटा क्या होता है, थीटा n की पावर k लॉग ऑफ n की पावर p। हमारा कॉम्प्लेक्सिटी s ऑफ m किस फॉर्म का होता है, इस फॉर्म का होता है। हमारे पास n की जगह m है इधर, तो उसको चेंज कर देंगे, s ऑफ m इज इक्वल्स टू थीटा ऑफ
m की पावर k log ऑफ m की पावर p। ठीक है, k और p की वैल्यू डालेंगे, m की पावर k की वैल्यू है 1 और log ऑफ m की पावर 0, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होने पे 1 हो जाता है, दैट इज थीटा ऑफ m। अब हमें m की वैल्यू को वापस n की फॉर्म में चेंज करना होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में था, n की फॉर्म में था। उसमें चेंज करने के लिए हम कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर पता है हमने n इज इक्वल्स टू 2m लिया था। अब इसी वाली वैल्यू को हम लेते हुए इधर देखेंगे, अगर हमारे पास हमने n इज इक्वल्स टू 2m लिया था, दोनों तरफ log ले लें, log ऑफ n इज इक्वल्स टू log ऑफ 2 की पावर m। m को फिर हम नीचे ला सकते हैं और log 2 हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका मतलब m की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी log n। अब इधर हम m को रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज थीटा ऑफ log n। तो ये हमारा एस ऑफ एम किस में कन्वर्ट हो चुका होगा टी ऑफ एन में, इसका मतलब टी ऑफ एम हमारा किस फॉर्म में आ गया थीटा ऑफ log ऑफ n। ये काफ़ी कुछ सॉल्व ही करा है मैंने, वैसे तो काफ़ी याद करने का ही तरीका था कि किस तरह हमने n को 2m ले लिया, उसके बाद भी अगर हमारा वो रेफरेंस रिलेशन मास्टर थ्योरम में कन्वर्ट नहीं हुआ तो हमने टी ऑफ जो भी हमारा फंक्शन गिवन है उसको एक और नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया एस ऑफ m में। ठीक है, अगर कोई भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो हमें उसे इसी तरीके से सॉल्व करना है। यही हमारा मास्टर थ्योरम था, हमें बस फॉर्मूला ढंग से याद करने हैं, फॉर्मूले अगर हमारे याद हो गए तो हम कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं कई सारे एग्जांपल्स लेके तीनों मेथड के लिए सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए किस तरह हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करने। वैसे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के हिसाब से इतने एग्जांपल्स काफ़ी थे और आप इससे अच्छी तरीके से समझ के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आ सकते हैं। थैंक यू।